हेलो स्टूडेंट्स। आज हम MPSC 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याओं का चैप्टर 10 शीत युद्ध के बाद के मुद्दे के चैप्टर के बारे में समझेंगे। उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसके पॉइंट्स को। आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको इन सभी चैप्टरों की PDF हिंदी नोट्स मिल जाएंगे। और आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आगे के लिए हिंदी नोट्स के लिए। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध के बाद विश्व समस्याएं एवं मुद्दे, यानी शीत युद्ध के बाद जो समस्याएं आई, मुद्दे आए, वो क्या था। एक ध्रुवीयता हो जाना, यानी विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीयता थी, यानी सोवियत संघ और अमेरिका। और फिर शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब एक ध्रुवीयता रह गई, एक देश का ही वर्चस्व रह गया, जो कि अमेरिका था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिथिल पड़ना, यानी जो तीसरी दुनिया के देश थे जिन्होंने दोनों गुटों में शामिल न होकर अपनी अलग गुट बनाया, गुट निरपेक्ष, यानी हम किसी भी गुट में शामिल न हो गए, हम अपने खुद के नियम कानून बनाएंगे, वे भी धीमे पड़ गए और वे भी धीरे धीरे निर्भरता के कानून में आ गए। यानी इनके वर्चस्व वाले देशों के, यानी अमेरिका के अंडर आने लगे। उनकी जो सोच विचारधारा थी वो फीकी पड़ने लगी। जर्मनी अपनी आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों से उत्पन्न परिस्थितियों को सुलझाने में लगा रहा। जो जर्मनी देश था, उसकी जो अंदर आर्थिक सामाजिक कठिनाइयाँ थी, जो मुसीबतें थी, जो दिक्कतें थीं, वो उनको ही सुलझा रहा था। अभी भी उसकी वे चीज़ें सुलझी नहीं थी। सुरक्षा परिषद कोई स्थायी सदस्य, यानी सुरक्षा परिषद में जो भी कोई भी स्थायी सदस्य अमेरिका का विरोध न कर सका था। यानी एक ऐसी ताकत अमेरिका थी जो उस UNO में और राष्ट्रीय संघ में, कि जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता था अमेरिका का, उसका विरोध नहीं कर सकता था। यानी अगर जो अमेरिका चाहता था तो वो होता ही होता था, कोई उसका जवाब विरोध नहीं कर सकता था। अमेरिका विश्व राजनीति में एक महाशक्ति बन गई, यानी अमेरिका एकलौती महाशक्ति बन गई विश्व राजनीति में शीत युद्ध के बाद, जिसमें सारे देशों को अपनी विकसित होने की गति धीमी हो गई और अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ा। इस महाशक्ति का एक उदाहरण ये है कि भारत को रूस से क्रायोजेनिक इंजन लेना था, यानी कि एक इंजन थी जो तकनीक, वो लेनी थी भारत को रूस से, और रूस देने को लिए तैयार भी था, पर अमेरिका ने बीच में आकर उसे यह देने से मना कर दिया। जिससे पता चलता है कि महाशक्ति का कितना दबदबा था। उसने एक देश देने के लिए राजी था, उसको मना करा, और भारत को ये तकनीक मिल नहीं पाई। उसके बाद कई सालों बाद ये मिली, पर मिल गई हमें, पर कई सालों बाद इतनी देर हो गई। अमेरिका के वर्चस्व में विस्तार तो हुआ, यानी अमेरिका का वर्चस्व विस्तार हो रहा था, पर उसको रोकने के लिए, उसको शीघ्र ही इस पर अंकुश डालने हेतु यूरोपीय संघ, चीन, जापान, रूस और भारत बहुत सक्रिय हो गए, और इन देशों ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी अपनी प्रयास करने लगे। यानी हमें भी वीटो पावर चाहिए, हमें भी स्थायी सदस्य बनना है। यानी वो कुछ जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास पावर होती है कि वे किसी के निर्णय को वीटो लगाकर रोक सकते हैं, और जब तक वे अस्थायी सदस्य है, जब तक वे कुछ नहीं कर सकते, उनका बजाय उन नियमों को फॉलो करना। इसलिए ये देश अपने अपने कार्य करने लगे किस तरह से वे स्थायी सदस्य बन सके सुरक्षा परिषद के अंदर। पर जब तक महाशक्ति अमेरिका है, जब तक उसका दबदबा है, तब तक तो मुश्किल ही है, क्योंकि वो क्यों होने देगा अपने प्रतिद्वंदियों का सदस्य, जिससे उसके जो कार्य रुक सके, वो ऐसा होने ही नहीं देगा। फिर भी धीरे धीरे भारत स्थायी सदस्य बना है सुरक्षा परिषद का, और कुछ देश और बने। किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान को बढ़ावा दिया गया, यानी हर एक समस्या को राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, UN द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के निर्णय को बढ़ावा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मित्रतापूर्ण विकास एवं सहयोग व शांति की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया, यानी सभी समुदायों और देशों को मित्रतापूर्ण रहने के साथ साथ उनको शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया, कि सभी को एक विचार विमर्श कर कर ही, बातें कर कर ही किसी समस्या को सुलझाना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न राज्यों के मध्य
जारी स्थानीय युद्ध यानी जो उनके बीच में स्थानीय युद्ध चल रहे थे वहाँ पर उनको कम किया या बिल्कुल समाप्त किया। जैसे कि इराक के कब्जे से कुवैत को आज़ाद करवाया। अफ़गानिस्तान में युद्ध से हुई त्रासदी यानी वहाँ पर जो तबाही हुई थी उसको कम किया, वहाँ पे आर्थिक सहायता दी और वहाँ की दोबारा शांति स्थापित करना। नामीबिया को आज़ाद करवाया किसी देश से। विश्व शांति की सुरक्षा में महत्व दिया, यानी विश्व की शांति की सुरक्षा को महत्व दिया, यानी विश्व की शांति जरूर होनी चाहिए। धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा, यानी धार्मिक कट्टरता का बढ़ना शीत युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कोई भी मजहब, कोई भी धर्म अपने धर्म को इतना कट्टर मानने लगे कि दूसरे धर्मों को कुछ नहीं मानते। इसमें सबसे इस कट्टरता को इस्लाम से जोड़ा जाता है, क्योंकि वे देश इस्लामिक देश ज़्यादातर कट्टर होते हैं, ये माना गया है। इस्लाम लोगों को सहनशीलता, दया और प्रेम का पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं, परंतु इस्लाम के नाम पर कुछ लोग सुरक्षा के बड़े खतरे पैदा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए बड़े खतरे पैदा करें। इस्लाम को मानते हैं कि हमेशा, इस्लाम में लोग मानते हैं कि हमेशा हमसे ज़्यादा अमन पसंद, दुख दर्द के समझने वाला, लोगों को भला करने वाला, दीन दुखिया की हिमायत करने वाला, अमीर गरीब के भेद न करने वाला दूसरा कोई मज़हब नहीं है। ये कहते हैं कि ये सब चीज़ हमारा मज़हब करता है, कोई और मज़हब नहीं करता। लेकिन कुछ देशों में कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं, यानी कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं कुछ देशों में। जैसे कुछ मज़हब व भगवान, यानी धर्म व भगवान के नाम पर भोले भाले लोगों को बहकाकर अपना मतलब सीधा कर रहे हैं, नहीं अपने काम कर रहे हैं। उन्हें भगवान के नाम पर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है, भगवान की मर्जी है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इससे मोक्ष प्राप्ति होगी, तुम्हें जिहाद प्राप्त होगा। जैसे कि ये लोग जिहाद के नाम पर नौजवानों को कुछ भी करवाते हैं, जैसे खून खराबा इत्यादि, सुसाइड बॉम्ब, कई तरह के काम करवाते हैं जिहाद और मज़हब के नाम पर। आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या हो गई है, यानी विश्व की गंभीर समस्या आतंकवाद भी है। उसके साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी, भुखमरी आदि भी कई अहम मुद्दे शीत युद्ध के बाद संसार के सामने आए और कुछ अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं। जहाँ तक हो सके जो भी पढ़ा हमने, सारे के सारे वर्तमान में अभी भी मौजूद है। चाहे हम कितना ही इनकार कर लें कि अब सुधर गया, पर मुझे नहीं लगता, और आपको भी पढ़ने से दिखने, आपके आसपास दिखता ही होगा कितना मजहब धर्म के ऊपर कट्टरपंथी चल रही है। एक दूसरे धर्म को अपने नीचे मानते हैं, दूसरे कहने को चाहे कितना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गए हैं, पर वही चीज़ है सब। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से रोक कर पॉज कर पढ़ भी सकते हैं, और कुछ मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समस्या को हल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समस्याओं उनका हल करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को कायम रखना तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना और देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना, यानी उनके बीच में अच्छे संबंध रखना, बनाए रखना, उनको महत्व देना, उनको बढ़ावा देना कि तुम्हें संबंध अच्छे रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, मानव सभ्यता को युद्ध की विभीषिका से बचाए रखना, यानी किसी परमाणु युद्ध से बचाए रखना, यानी तबाही से बचाए रखना, और विश्व स्तर पर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति व्यवस्था की नींव और अधिक मजबूत हो सके। विगत 57 से 58 वर्षों के अनुभव के आलोक में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की समीक्षा में यह अत्यंत उपयोगी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए, उनको सुलझाने में राष्ट्रसंघ का एक अहम भूमिका रही है, लेकिन इन सभी राजनीतिक समस्याओं का विवेचन इसमें सीमित स्तर पर, सीमित समय पर संभव नहीं है। संभवतः इन विवादों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं की एक लंबी कड़ी में ईरान, रूस समस्या, यूनान की समस्या, इन देशों में जो क्षेत्रीय समस्याएं चल रही थी उनको सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ का
अहम भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ की। जैसे यूनान की समस्या, सीरिया की एवं लेबनान की समस्या, इनमें से आप 3-4 लिख सकते हैं और ETC डालकर उसको क्वेश्चन को इस पॉइंट को एंड कर सकते हैं कि क्या अहम भूमिका थी। जैसे कि बर्लिन की समस्या, कोरिया की समस्या, वियतनाम की समस्या, कश्मीर की समस्या यानी भारत के उसमें भी, अरब इजराइल की समस्या, स्वेज संकट, स्वेज नहर का संकट, ईरान इराक संघर्ष, कंबोडिया की समस्या आदि और भी हैं। स्थापना यानी जहां शांति स्थापना करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रबल विश्व जनमत का निर्माण किया गया है, जिस समस्या को सुलझाने में मदद दी। ये देखो 3 लाइन वही घुमा फिरा के लिखी हुई है यहाँ इन्होंने। तो ऐसे ही आपको भी आंसर है, मैं ऐसे ही घुमा फिरा के थोड़ा बदल के वर्ड थोड़ा बदल के वही चीज़ दोबारा लिखनी है बस, और इसी को आंसर बड़ा कर देते हैं। ये है तो ये आंसर इतना बड़ा है नहीं, पर 20 नंबर का है, 2-2 पन्ने मांगते हैं। तो उसमें आपको ऐसे ही आंसर तो छोटा ही होता है। अगर आपको संक्षिप्त में आंसर लिखना है तो संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं, पर बस क्या डिमांड है कि आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए उसमें, कि अपने विचार अपने ही थॉट्स से लिखना है। आंसर तो छोटा ही होता है, बस उसमें अपने थॉट्स डालने होते हैं कि हाँ किस तरह से हम प्रभावित हैं और क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस एरिया में। तो वो ये देखना चाहते हैं एग्जामिनर, इसीलिए वे 2 पन्ने का मांगते हैं। निशस्त्रीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदानों की समीक्षा करें। यानी जो हथियार त्यागने की जो संबंध है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या भूमिका थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण की समस्या विश्व में भावी सभ्यता और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा थी। यह माना जाता है कि विश्व जिन विनाशकारी अस्त्रों का ढेर पर खड़ा था, यानी विश्व जिन विनाशकारी अस्त्र, परमाणु अस्त्रों पर ढेर था उस पर खड़ा था, उसमें एक छोटी सी भी चिंगारी यानी छोटा सा भी तनाव या कोई भी किसी भी देश के बीच तनाव हो तो सभी देश बस जो परमाणु देश है वो परमाणु तो छोड़ने के लिए बेकाबू रहते हैं, तो जिससे पूरी की पूरी सभ्यता निश्चित नाबूद हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया, अभी भी पूरी तरह नहीं हो पाया है। तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रथम सत्र में विचार विमर्श से लेकर अब तक के प्रयासों को एक लंबी कमी रही है। जैसे कि 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, 1968 में फिर परमाणु परीक्षण निषेध संधि और 1968 में एक और परमाणु अप्रसार संधि, रोक लगाने के लिए परमाणु हथियारों पर और दूसरे देशों को जिनके पास नहीं उनको नहीं देने की और उनको नहीं बनाने की इसमें नियम कानून थे इन अप्रसार संधि में और प्रसार संधि में। और निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ सीमा तक सफलता भी पाई है इनके द्वारा, यानी परमाणु परीक्षण निषेध संधि परीक्षण नहीं कर सकते इन देशों में, यानी ज़मीन पे भी, हवा में नहीं और किसी ज़मीन पे, और अप्रसार में हम किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते परमाणु हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में अधिक सफलता महाशक्तियों के आपसी समझौते द्वारा हुई है। यही कारण है कि यानी देशों के आपसी समझौते से ही कई बार रुकावट यानी हथियारों में कमी आई है। यही कारण है कि निशस्त्रीकरण की दिशा में मील के पत्थर के रूप में माने जाने वाले सॉल्ट संधि भी अमेरिका और रूस की सद्भावना की देन है। इसी तरह स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2 संधि महाशक्तियों की आपसी सद्भावना जिस वातावरण के संभव हो पाया है, इन आपसी सहयोग से ही संभव हो पाया है ये संधियाँ। फिर भी इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की 3 प्रकार की भूमिका रही है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण की दिशा में बारी बारी समझौते कराए और समझौते कराने के पहले की और तथा जारी रखने का प्रयास भी कर रहा है अभी भी। द्वितीय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रों में आपसी विचार विमर्श की प्रक्रिया को स्थापित किया, यानी आपसी विचार विमर्श से भी मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। ये राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव रखा जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के एक साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करने तथा विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुए। तृतीय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। आज विश्व में सभी राष्ट्र निशस्त्रीकरण की समस्या तथा इसके प्रभावों से पूरी तरह परिचित हैं। आज विश्व के छोटे से छोटा राष्ट्र भी विश्व में अणुशक्ति संपन्न देशों यानी अणुशक्ति संपन्न देशों, आणविक क्षमता,
आणविक हथियारों के जखीरे तथा उनकी कार्यपद्धति के बारे में जानकारी रखता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कभी निशस्त्रीकरण पर चर्चा होती है तो छोटे से छोटा राष्ट्र भी पूरी सजगता से उस चर्चा में भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस भूमिका के कारण ही विश्व में असंलग्न राष्ट्रीय यानी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का महत्व बढ़ गया है तथा निशस्त्रीकरण की दिशा में इन राष्ट्रों की भूमिका पर्याप्त महत्वपूर्ण है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बदलती विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यानी बदलती हुई विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उसके सामने उपस्थित नई चुनौतियों का वर्णन करें तथा इस विश्व संस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दें। इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सुझाव दें में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभिक में आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के सिर्फ 51 देश थे, अब 190 देश हैं, जिसमें करीब 125 तीसरी दुनिया के देश हैं यानी एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। यानी संख्यात्मक दृष्टि से विकासशील राष्ट्रों की संख्या इसमें बढ़ी है। शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकी प्रभाव में वृद्धि हुई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर मतभेद और भी तीव्र हो गए हैं। विकासशील राष्ट्रों के कच्चे माल की उचित कीमत एवं तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था, समानता एवं न्याय पर आधारित नवीन अर्थव्यवस्था की स्थापना आदि मुद्दे चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी आपसी आर्थिक सहयोग, विकास, तकनीकी ज्ञान एवं विज्ञान के कार्यक्रम पर विशेष बल दे रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकतर गतिविधियां सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबंध है और अनेक विकास कार्यक्रम कल्याण में सहायक हो रहे हैं। कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ है जो व्यापक संसाधनों के संपन्न है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व संस्था के रूप में अधिक प्रभावी बनाने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इस विश्व संस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न सुझाव दिए हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने, महासभा को और अधिक अधिकार दिए जाने और स्वतंत्र वित्त व्यवस्था तथा संगठन को और अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने की मांग प्रमुख है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के समस्त राष्ट्र आपसी सहयोग, विश्वास एवं समझ के आधार पर इस विश्व संस्था को अपने कुछ राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा मानव कल्याण के लिए एक शक्तिशाली संस्था बनाने में सहयोग दे। ये आपका सुझाव है लास्ट में कि लेकिन मैं इस बात को आपसी सहयोग को विश्वास एवं सहज की राजनीति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए इस संस्था का यूज ना किया जाए, बल्कि मानव कल्याण के लिए एक शक्तिशाली संस्था बनाने में सहयोग हो। ये चैप्टर 10 यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपको तकरीबन सारा का सारा मैंने बता दिया है और इन पॉइंट्स को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ये पीछे क्वेश्चन दिए हैं मैंने, बाकी तो मैंने जो मुद्दे थे वो शुरू में ही आपको जो रिटर्न में थे वे लिख दिए थे। बाकी ये क्वेश्चन थे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, उनको मैंने आपको दिखा दिया, इसमें स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं। इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में इतना ही। गुड बाय।